जहां एक और निर्मला और कमल की सब पूछ परख कर रहे थे, वहीं अभिलाषा और दशरथ जल्द से जल्द इस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो वो तुरंत लकी से मिलने के लिए चले गए। लकी सब लोगों से शायद आखिरी बार मिल रहा था। ऐसे में वो सबसे हंसी मजाक कर हेलीकॉप्टर में बैठ गया, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर गया तो लकी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो बस रोता जा रहा था। सब लड़कियां उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि सुनने का नाम नहीं ले रहा था। बाकी सब लड़कियों ने अब लकी को चुप करवाने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से उसकी पीठ को सहलाने लगी। रीना ने लकी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मीना उसके पैरों में बैठ गई और शीना टीना लकी के आसपास बैठी हुई थी। लकी के पास अब जो भी था बस यही था। ये चारों ही लकी के पास में रह गई थी और इनके होने से लकी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो ठीक महसूस जरूर कर रहा था। थैंक यू, तुम सब लोग मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। लकी ने धीरे से अपने आप को सीधा करते हुए कहा। फिर वो अपनी सीट में पीछे की तरफ सिर टिकाकर और आंख बंद करके बैठ गया। वो थक चुका था, बहुत थक गया था, और ऐसे में उसे नींद आ रही थी। वो कुछ देर के लिए नींद में जाकर अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए लकी ने अपनी आंखें बंद की और जल्दी ही उसे नींद भी आ गई। लगभग आधी रात के आसपास लकी को काफी ठंड लगने लगी, क्योंकि उसे अब परिवार से बाहर कर दिया गया था। इसलिए उसे जहां पर लौटना था वहां उसे भेजने के लिए सबसे पुराना और सबसे बेकार का हेलीकॉप्टर दिया गया था। उसकी खिड़की में हल्की सी दरार थी और उसमें से तेज हवा अंदर आकर लकी के बदन को कपा रही थी। लक्ष्मण जी, आपको सर्दी लग रही है क्या? रीना ने तुरंत ही लकी की दिशा में देखते हुए कहा। वो उसे देखते ही समझ गई थी कि लकी को सर्दी लग रही थी। शीना, मीना, तीनों आओ, चलो साथ में लकी जी को गले से लगा लेते हैं। रीना ने बाकी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। वो चारों लकी को घेर कर बैठ गईं। उनमें से रीना और शीना ने लकी को कसकर गले लगा लिया और अपने बदन की गर्मी से लकी को गर्म करने की कोशिश करने लगी। पहले हम दोनों लक्ष्मण जी को गले से लगा लेते हैं, उसके बाद जब हम दोनों थक जाएंगे तो तुम दोनों हम दोनों की जगह पर आ जाना। रीना ने बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। उनका सफर लंबा था और ऐसे में उन चारों का थोड़ा सा आराम करना भी जरूरी था। ऐसे में उन्होंने लकी को गर्म रखने के लिए ना सिर्फ उसे कसकर गले लगा लिया था, बल्कि उन्होंने अपने कपड़े उतार कर उसे कस लिया था ताकि लकी को ज्यादा गर्मी मिल सके। बाकी दो लड़कियां जो लकी को और उन दोनों लड़कियों को इस तरह से देख रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लकी से बहुत प्यार करती थी और वो सालों से लकी से मिली नहीं थी और सालों बाद लकी से मिल रही थी। अब उन दो बची हुई लड़कियों को उन दोनों लड़कियों से जलन होने लगी। वो देख पा रही थी कि उन्हें लकी को इस तरह से अपनी बाहों में लेने में मजा आ रहा था और साथ ही उनके दिल में उत्तेजना जाग रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो दोनों लड़कियां आपस में हंस रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि वो रीना शीना के ऊपर हंस रही थी, लेकिन फिर उन्होंने उनकी हंसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लकी की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि रीना और शीना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वो लकी के सख्त जिस्म को अपनी नाजुक हथेलियों में महसूस कर पा रही थी। अब उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आ गया। अगर वो दोनों लक्ष्मण जी के साथ में सिर्फ गले लगाने से आगे बढ़ जाती तो, लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में ये आइडिया आया तो बाकी दोनों लड़कियों ने तुरंत उन्हें देखा और साफ मना कर दिया। वो दोनों सिर्फ लकी की दासी थी और इससे आगे बढ़ने का उन्हें क्या किसी को भी हक नहीं था। वो किसी भी हाल में उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। काफी लंबे सफर के बाद में आखिरकार लकी का हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर आ चुका था। जैसे ही उसका हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो उसकी सीट थोड़ी सी हिल गई। लकी ने अपनी आंखें खोली तो उसे काफी गर्म सा महसूस होने लगा। जैसे ही उसने देखा तो पाया कि मीना टीना उसके आसपास लेटी हुई थीं। उन्होंने अपने कपड़े खोले हुए थे और सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को ढका हुआ था। लकी ये देखकर अंदर तक खुश हो गया। उसने जितना सोचा भी नहीं था उससे कई गुना ज्यादा ये लड़कियां उसके साथ किए जा रही थी। लक्ष्मण जी, इतने में मीना और टीना की भी नींद खुल गई और साथ ही रीना और शीना भी जाग गई। उनका चेहरा लकी के चेहरे से बस थोड़ी सी ही दूरी पर था और उनके होंठ कभी भी लकी से मिल सकते थे। ऐसे में वो तुरंत खड़े हो गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब लकी ने मीना और टीना को इस तरह से देखा तो लकी को सच में काफी खुशी हो रही थी। उसने पहले से ही उन चारों लड़कियों को अपना परिवार मानना शुरू कर दिया था
और अब उसका इस दुनिया में और कोई रिश्तेदार बाकी भी तो नहीं रह गया। रीना अब लकी के सबसे करीब थी। चलो नीचे भी तो उतरना है, चलो, लकी ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। जी, उन चारों लड़कियों ने कहा। उन्होंने देखा कि लकी उन्हें डांट नहीं रहा था, बल्कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख चारों लड़कियां मारे खुशी के पागल हो गई। उन्हें भी लग रहा था कि अब लकी उन्हें ठीक से समझने लगा था। वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद लकी और चारों लड़कियां नीचे उतर आईं। सुबह के 7 बज गए। तापमान हल्का सा कम था। वो लोग कल रात से चल रहे थे और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। लक्ष्मण जी, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में हम अपने घर चलेंगे, रीना ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी को भूख लगी होगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं इस वक्त सिर्फ राधिका से मिलना चाहता हूं, लकी ने कहा। लेकिन फिर उसे अचानक से एहसास हुआ कि भले ही उसे भूख नहीं लगी, लेकिन उसके साथ में ये जो लड़कियां थी शायद इन्हें भूख लग रही हो। वो तो ये बात एक बार के लिए भूल ही गया। इसलिए उसने तुरंत अपने शब्दों को वापस लिया और कहा, नहीं नहीं, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम राधिका के पास जाएंगे। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, अगर आपको राधिका जी से मिलने की इतनी जल्दी है तो हम आपको देर नहीं होने देंगे। आप आराम से उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ हम भी चल सकते हैं, रीना ने लकी को समझाते हुए कहा। वो लकी का प्लान खराब नहीं कर देना चाहती थी। वैसे भी उसे समझ में आ रहा था कि लकी राधिका के लिए कितना बेचैन हुआ जा रहा था। उसने फिर मीना और टीना को अपनी तरफ से नाश्ता लाने के लिए भेज दिया और वो लोग राधिका के घर पर जाते जाते नाश्ता करने लगे। लकी ने 2 ऑटो लिए और सीधा शिरीन के घर की तरफ रवाना हो गया। इधर रास्ते में लकी ने राधिका को फोन मिला दिया था और वो उसे बता चुका था कि वो आने वाला है और जल्द से जल्द वो तैयार हो जाए। लेकिन इधर राधिका को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लकी से मिलने वाली थी तो क्या करने वाली थी या उससे क्या कहने वाली थी। ठीक इसी वक्त विराज के पिता ने अपना आज का सारा काम खत्म कर दिया और फिर से अपने घर आ गया। अभी कुछ दिन पहले से वो मरने वाले लोगों के घर वालों को कम से कम 60 लाख रुपए का दान कर चुका था। लेकिन फिर भी अब उसे सरकार को इन सारी मौतों के पीछे का कारण समझाने में और भी ज्यादा वक्त लग रहा था। वो इनके पीछे का कारण अग्रवाल परिवार चाहकर भी नहीं बता सकते थे। इसलिए वो अपने बाकी के 20 परिवारों से बात करके पूरे मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा था। सरकार को तो सिर्फ इतना ही मालूम था कि किसी ने जबरदस्ती विराज की शादी में घुसकर वहां पर हंगामा कर दिया। वहीं उस हंगामे के दौरान वहां पर गोलियां भी चली और उस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद विराज परिवार उस समस्या को बहुत आराम से और शांति से निपटा रहा था। लेकिन आम लोगों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था कि विराज और शहनाज की शादी बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उन्हें तो यह भी मालूम नहीं था कि वहां पर 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। इधर जयपुर के 20 सबसे बड़े परिवारों ने अपने मुंह सील कर लिए थे। वो किसी भी हाल में इस खबर को अपने मुंह से बाहर नहीं जाने देने वाले थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी ये कहता कि ये सारा काम अग्रवाल परिवार ने किया है तो सब लोग मारे जाते। इधर विराज का बाप अपने बंगले में दाखिल हो चुका था। इन दिनों वो काफी थका हुआ सा रहता था, लेकिन अब उसे इस बात की शांति थी कि सारा काम हो चुका था और उसे अपनी तरफ से और भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे जितना हो सकता था उसने उतना कर दिया। वो बस घर आकर नहाना चाहता था और फिर से सो जाना चाहता था। पापा आप आ गए। मैंने आपको कितने फोन किए लेकिन आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। क्यों नहीं उठा रहे आप मेरा फोन? जैसे ही विराज ने देखा कि उसके पापा वापस आ गए, इतने में वो तुरंत भागते हुए वापस अपने पापा के पास आ गया। विराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और उसे वो उसकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखा रही थी। कल रात को मैं जयपुर के आला अधिकारियों के साथ खाना खा रहा था, इसलिए मेरा फोन साइलेंट पर था, विराज के पिता ने कहा। वो अभी तक तो शांत थे, लेकिन विराज को इस हाल में देखकर उनके दिमाग की पत्तियां फिर से चालू हो गई। ऐसा कैसे हो सकता था? उन्होंने सब कुछ तो ठीक कर दिया था, तो फिर अब उनके खुद के घर में क्या हो रहा था? क्या बात है? जैसे ही विराज के पिता ने उससे ये पूछा तो वो चुपचाप खड़ा रहा। उसका मन तो कर रहा था कि वो जल्दी से कह दे कि शहनाज को उन लोगों के राज के बारे में पता चल गया और वो वहां से भाग गई, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसकी जुबान पर आए वैसे ही उसने उन्हें फिर से निगल लिया। किसी भी हाल में वो अपने पिता से ये तो नहीं कह सकता था। 3 दिन की शादी के बाद में वैसे भी विराज के पिता ने उसे समझाया था कि शहनाज को उसके ऊपर किसी तरह का शक नहीं होने देना चाहिए। कल भी जब शहनाज उसके कमरे में आई तो उसे वो वापस भेज सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी और इस बीच ये सब हो गया कि अब उससे कहते भी नहीं बन रहा था। लेकिन वो तो अपने पिता के ना होने का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था
और अगर वो अपने गार्ड को बोलकर उत्तेजना वाली दवा नहीं मंगवाता तो शायद वो अपने कमरे में जल्दी पहुंच सकता था और फिर ये जो कुछ हुआ उसे टाल भी सकता था। अरे बोलो ना, क्या बात है? जैसे ही विराज के पापा ने अपने बेटे की शक्ल देखी तो उनके अंदर की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वो तुरंत ही इस बात को समझ गए कि यह मामला शहनाज से जुड़ा हुआ था और उन्होंने खुद उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है? बात शहनाज से जुड़ी है क्या? तुमने क्या उसे टच करने की कोशिश की थी? पापा मुझे माफ कर देना, लेकिन वो शहनाज फिर से अपने घर चली गई है, विराज ने आखिर में कहा और उसका चेहरा और भी ज्यादा मुरझा गया। क्या? ये क्या कह रहे हो? शहनाज फिर से अपने घर चली गई है? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो फिर से अपने घर चली गई है? विराज के पिता ने उसके ऊपर झल्लाते हुए पूछा। अब आगे क्या होने वाला था? किस मुंह से विराज अपने पिता को बताता कि उसने राधिका के साथ क्या किया था, और क्या वो फिर से अपनी बहू को वापस ला पाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।